हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज रोल एज अ मीडिएटर इन रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, और जो बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स में या यूपीएससी में बैठने वाले हैं और भी राज्यों के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस विषय पे कोई ना कोई सवाल कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो आप ये पूरा इशू जानने के लिए और खासकर इंडिया कैसे एज अ मीडिएटर इन दोनों देशों के बीच में, जिसको मध्यस्थता भी कहते हैं, इन दोनों देशों के बीच में किस तरह से वो रोल निभा सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा पूरा। हम आपको कुछ चैलेंजेस बताएंगे कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इंडिया के सामने अगर वो मध्यस्थता करना चाहे तो उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है राजीव यादव और मैं हूं प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लगभग 10 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं और खासकर सिविल सर्विसेज के बच्चों के प्रति मेरा स्नेह कुछ ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि वो बच्चे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंडियन सोसाइटी का आगे के भविष्य के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन है, जो नीचे लाल रंग की बटन होती है, उसके बगल में बेल आइकन है, उसको दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके सबसे जल्दी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि भारत मध्यस्थता करेगा या मीडिएशन करेगा, ये बात आई कहां से, इस बात की उत्पत्ति ही कहां से हुई। तो मेक्सिको ने पोप फ्रांसिस, इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस का नाम लेते हुए कहा कि आप लोग रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश करिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज आर ब्लीडिंग वेरी हार्ड। इसका मायने ये हुआ कि जो देश विकासशील हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हमने इससे पहले के वीडियोस में भी आपको कहा था कि रशिया और यूक्रेन इंटरनेशनल सप्लाईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से फर्टिलाइजर आ रहा है तो कहीं से वीट ग्रेन्स आ रहे हैं। रशिया वैसे भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत समस्या हो रही है, सप्लाई चेन डिसरप्शन है। और खासकर अब आज के वक्त में जब हम कोविड के बाद की दुनिया देख रहे हैं या कोविड के बाद का अर्थशास्त्र देख रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन ना हो। इसलिए भी बहुत तरह से, बहुत गलियारों से ये बात उठ रही है कि रशिया और यूक्रेन क्राइसिस को तुरंत और जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, जिससे कि विकासशील देशों का हित किसी तरह से हर्ट ना हो। तो अब अगर इन सारी बातों को छोड़ भी दिया जाए तो वैसे भी अगर हम भारत की तरफ देखते हैं तो भारत इन दोनों देशों के साथ अच्छा रिलेशन साझा करता है। अगर हमने इन दिनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन दिनों अगर 5 बार पुतिन को कॉल किया है तो 3 बार जेलेंस्की को भी किया है। इसका मायने ये है कि हम दोनों ही देशों से अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके रखना चाहते हैं। और खासकर जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुई थी तो किस तरह यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने वहां से हमारे छात्रों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार की मदद की, ये बहुत इंपॉर्टेंट और कमेंडेबल फैक्ट था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे रशिया से ही रिलेशनशिप अच्छे हैं, हमारे यूक्रेन से भी अच्छे हैं। और ये भी एक कारण है कि सारा विश्व अब भारत की तरफ देख रहा है कि भारत मध्यस्थता करे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। क्योंकि केवल विकासशील देशों की बात नहीं हो रही है, यूरोप भी परेशान है, यूरोप के लिए भी समस्या है। यूरोप की भी लगभग 70% एनर्जी नीड्स रशिया की वजह से सॉल्व होती है, तो यूरोप के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए वो भी भारत की तरफ देख रहा है कि भारत अगर मीडिएशन कर सकता है रशिया और यूक्रेन में तो ये बहुत ही अच्छा होगा, और खासकर विकासशील देशों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के सामने किस तरह से ये इशू खड़ा है और भारत किस तरह से इस इशू को देखता है और क्या चैलेंजेस भारत के सामने हैं अगर वो मीडिएटर का रोल निभाना चाहे, तो अगर मध्यस्थता करना चाहे तो भारत के सामने किस तरह के संकट या किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो पहली बात तो ये कि जब हम उस रीजन को देखते हैं तो भारत को पूरी तस्वीर देखनी होगी। केवल रशिया और यूक्रेन नहीं है, वहां पे पोलैंड भी है, वहां पे फिनलैंड भी है, वहाँ पे बाल्टिक स्टेट्स भी हैं, वहाँ पे मोल्डोवा भी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, और हमारे रिलेशन सबके साथ हैं। तो जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों की पिक्चर पेंट कर रहा होगा, उसकी तस्वीर बना रहा होगा, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस बैंडविड्थ पे डील कर रहे हैं। हमारी तस्वीर राष्ट्रीय हितों की पूरी बनती है कि नहीं बनती है, क्योंकि अगर हम इसमें मध्यस्थता करना भी चाहें तो
तो हमारे पास और भी देश हैं जिनसे हमें डील करना पड़ेगा। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ चाइना भी है जो ये चाहता है कि वो यहाँ पे एक तरह से अगर हम इसको गांव की पंचायत की तरह समझें कि दो लोगों में लड़ाई हो गई है, तो चाइना भी चाहेगा कि वो भी मध्यस्थता करे और चाइना भी अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना भी यहाँ पे अग्रणी भूमिका निभाना चाहता है। तो हमको, जब हम मध्यस्थता करेंगे या हम मीडिएशन के रोल में आते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हम पूरे रीजन में अपने सामरिक हितों को कैसे देखते हैं। हाउ इंडिया वुड इवैल्यूएट its strategic interest in whole region because we have to paint our picture of national interest। तो दूसरी बात ये जो कि तीसरी से जुड़ी हुई है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ग्लोबल क्राइसिस इज अ डिफरेंट थिंग, या दो देशों के बीच में जो संकट की स्थिति है वो अलग चीज है बाकी संकटों से। हम इस पॉइंट पे भी आते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, भारत कितना रिस्क लेना चाहता है रशिया और यूक्रेन क्राइसिस पे। तो आइए अपनी दूसरी बात पे हम पहले आते हैं कि एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि भारत का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल रिलेशन में निगोशिएशन का कैसा रहा है। अब हमने कोल्ड वॉर के टाइम में बहुत जगहों पे क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की, चाहे वो वियतनाम की क्राइसिस हो, चाहे वो कोरियन क्राइसिस हो, चाहे वो और भी किसी तरह का इशू रहा हो। पर कोल्ड वॉर में एक जानने वाली बात यह थी कि कोल्ड वॉर अपने आप में एक कंडीशन थी, कोल्ड वॉर अपने आप में खुद एक स्थिति था जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं दुनिया में क्रिएट हुआ करती थी। कोल्ड वॉर इटसेल्फ वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? But today we don't have anything of that sort. Today world is multipolar, right? So that thing we have to understand per se, because today we are interacting in a very different environment, right? So अब यहाँ पे भारत का अपना खुद का हमें ये एक तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा कि हम कितना रेडी हैं, कि हम अपने आप को कितना इसमें झोंक सकते हैं। जो कि हमारा तीसरा पॉइंट भी है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी की, हमारे डिप्लोमेट्स की कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, राइट? अब कोई भी देश हो सकता है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो कोई और देश हो, वो कह सकता है कि भाई आप बिल्ली के गले में घंटी बांधिए, पर भारत के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी एक जानने वाली बात है। हम उसमें अपने आप को कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमें और भी चीजें इंटरनेशनल रिलेशंस में निगोशिएट करनी है। हमें वहां पे एनवायरनमेंट का मुद्दा भी देखना है, हमें वहां पे ट्रेड भी देखना है, हमें और भी चीजें देखनी है, जहां पे रशिया रहेगा, जहां पे यूक्रेन रहेगा, जहां पे और भी देश रहेंगे। तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि हम अपने एक्सपीरियंस को रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में कैसे यूज कर सकते हैं और कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है हमारे ब्यूरोक्रेट्स की और डिप्लोमेट्स की, हम कितना करना चाहते हैं। क्योंकि चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई और देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, सारे ही लोग अपने ही देशों की राष्ट्रीय हितों के बारे में या उसको सामने रख के ही सोचते हैं कि कैसे वो निगोशिएट करेंगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा, हम अपने राष्ट्रीय हितों को सामने रख के ही किसी तरह की मध्यस्थता करेंगे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस अब तक का रहा है, जो कि कोल्ड वॉर का एक्सपीरियंस है, ये कोल्ड वॉर खुद अपने आप में एक कंडीशन थी, हम कितना अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहेंगे। दूसरी बात ये कि हमारी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, हम कितना रिस्क लेना चाहेंगे। वही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन रशिया और यूक्रेन में से एक को गलत बोलेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मध्यस्थता अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो भारत अगर करता है तो उसको भी फेस करना पड़ेगा। और जहां तक अनुमान है और पिछले दशकों से हम भारत का जितना भी निगोशिएटिंग स्टाइल या उसकी जो टैक्टिक रही है वो इस तरह की रही है कि हम चाहे किसी प्रॉब्लम को निगोशिएट करें ना करें, पर हम अपने राष्ट्रीय हितों पे कोई भी डेंट पड़ने नहीं देंगे, राइट? तो पहला पॉइंट ये कि हमारी पूरे राष्ट्रीय हितों की पिक्चर क्या होगी। दूसरा पॉइंट ये, हम अपने एक्सपीरियंस को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस पहले कोल्ड वॉर के टाइम से आता है। तीसरा ये कि हमारी कितनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, हमारे डिप्लोमेट्स कितना रिस्क लेना चाहेंगे। और चौथी बात ये कि क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में इन दोनों देशों की और
भारत अपने आप को कहां खड़ा पाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि भारत भी निगोशिएट वही करना चाहेगा जहां उसको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इंटरैक्ट कर रही हैं, राइट। तो एक क्रेडिबिलिटी की भी इंपॉर्टेंस है, खासकर हमने अपने पहले ही पॉइंट में आपसे कहा था कि ये दोनों देश, इनको भारत को एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट भी करना होगा। अगर हम मान भी लें कि इनमें से दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो भी और भी पार्टी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो भारत का रोल एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट करे। हमारे पास चाइना ही एक बहुत बड़ा शत्रु है, जिसके सामने हम अगर कुछ करेंगे भी तो चाइना सबसे पहले उसको निगेट करने की कोशिश करेगा। और जहां तक कि भारत की क्रेडिबिलिटी की बात है, इस वक्त भारत की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने पीक पे है, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह के पर्सनल रिलेशंस हैं उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से, ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली इंटरनेशनल रिलेशंस में इस वक्त बहुत अच्छी है, इससे आगे ही बढ़ेंगे, इससे आगे ही उभरेंगे, इससे कम तो नहीं जाने वाले हैं। और खासकर जो हमारा प्रेजेंट सिचुएशन है पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए, तो हमारी विजिबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत बड़ी है। तो क्रेडिबिलिटी भारत के लिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, पर समस्या यहाँ पे ये आती है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे होते हैं, तो केवल भारत ही नहीं है, और भी देश हैं जो भारत को शत्रु की तरह देखते हैं। और हम अगर अमेरिका की बात करें, तो हम अमेरिका के बारे में भी नहीं जानते हैं कि अगर कल को इंडिया मीडिएटर के रोल में आता भी है तो अमेरिका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, राइट। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। विकासशील देश तो चाहते हैं, पर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में जो बहुत ही हाई पावर मैट्रिक्स में, वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के हमें ये देखना होगा कि इस इशू का क्रेडिबिलिटी क्या है, हम किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रख के इस इशू को सॉल्व करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी इमेज मलाइन हो, हमारी जो आज तक की जो बनाई हुई साख है वो हमारी साख खराब हो। तो हमें ये भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को ये भी लगता है कि हम रशिया के ज्यादा करीब हैं, तो ऐसा भी ना लगे। तो ये हमें इन सारे चैलेंजेस को जो मैंने आप लोगों के सामने बताया, इन सारे चैलेंजेस को रखते हुए भारत को अपने आप को पोजीशन करना होगा, अगर वो भविष्य में अपना रोल एज अ मीडिएटर इन दोनों देशों के बीच में देख रहा है, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस में, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है जो खासकर अगर किसी एग्जाम में आते हैं कि इंडिया मीडिएटर कर सकता है कि नहीं, आप इन चारों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। और ये बात का ध्यान रखिए कि हमेशा किसी भी पॉइंट को इंटरनेशनल रिलेशंस में जब मेंशन करते हैं, डिप्लोमेसी में मेंशन करते हैं, तो हमेशा राष्ट्रीय हितों की बात जरूर कर रहे होते हैं। राष्ट्रीय हितों की पूरी पिक्चर सही बननी चाहिए, राइट। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश हमारी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके बनाएं, और ये भी कि आपको किसी भी तरह का गलत नॉलेज या किसी भी तरह का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, राइट। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बार फिर कहूँगा कि लाल रंग की जो बटन है उसको दबा दें, बेल आइकन को भी बजा दें, ताकि मेरा वीडियो आप लोगों को मिल सके सबसे जल्दी। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।